स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक तरीके से शॉर्ट मैराथन ऑन द ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट। थ्योरेटिकली मैं आपको ये चीज़ें कवर करवाने वाला हूँ और मेनली मैं आपको बता देता हूँ कि आपके सामने जो पॉइंट्स हाईलाइट हुए थे इस वीडियो को शुरू होने से पहले, जो टॉपिक्स आपके सामने आए थे, हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के बारे में आज इस मैराथन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी सभी जो बेसिक वीडियोज़ है वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दी हुई हैं अपनी प्लेलिस्ट के अंदर। आपने जो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई हैं उसमें आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बेसिकली आपको बताऊं तो पहला चैप्टर आप सभी ने किया है, अच्छे से किया है, जिसमें से पता है कि आपको क्वेश्चन आना ही है, ज़्यादातर चांसेस उसमें से आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको वो वीडियोस मेरी मिल जाएंगी अच्छे से। लेकिन ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी तक नहीं डाले थे और एट द लास्ट मोमेंट इतना टाइम भी नहीं था कि हम वो चीज़ों को एक एक वीडियो में कवर करें। तो मैं एक ही साथ आज इस वीडियो में जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट निकल के आते हैं, जैसे कि गेम थ्योरी में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते होंगे या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करने वाले हैं, नेटवर्क एनालिसिस का मेरा कंसेप्ट रहेगा ज़्यादा आज इस वीडियो में कवर करने वाला, और साथ में क्वीनिंग मॉडल जो मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ है, ये 3 टॉपिक्स आपको इस वीडियो में दिखाई देंगे ज़्यादा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत होंगे आपके लिए 3 सेक्शंस को अच्छे से कवर करने के लिए। चलिए दोस्तों कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये मेरी बुक है, अगर किसी ने बाय करनी है, बहुत से स्टूडेंट ने बाय कर भी ली है और मोस्ट प्रोबेबली आपको इसमें से सारे क्वेश्चंस दिखने को मिल जाएंगे अगर थ्योरेटिकली आप जाते हो तो। ठीक है, अब बात आती है, सबसे पहले मैं नेटवर्क एनालिसिस का टॉपिक कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के ज़रिए। उसमें क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस निकल के आते हैं हम वो देखेंगे। चलिए दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि नेटवर्क एनालिसिस जो है वो क्या हो सकता है, यानी उसमें नेटवर्क क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, उसमें क्या क्या कवर किया जा सकता है। ये सब चीज़ें आपकी बेसिक्स जो है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है नेटवर्क एनालिसिस के ऊपर, वो आपको वहाँ पे भी दिखने को मिलेगी। अदरवाइज़ इस वीडियो में भी शॉर्ट वे में आपको मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा, तो ध्यान से समझिएगा। जब भी आप एक प्रैक्टिकल पोर्शन से नेटवर्क को तैयार करते हो, वो आपका एक प्रैक्टिकल पार्ट बनता है और उसमें आपकी बहुत से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इन शॉर्ट कहूँ तो नेटवर्क कैसे कंस्ट्रक्ट करना है उसके बारे में आपको कुछ लाइनें, मतलब कुछ मेन पॉइंट्स बताए जाते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना होता है। और उसके अलावा कुछ एरर्स आते हैं, कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको इस पूरे चैप्टर्स में अंडरस्टैंड करके चलना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने जैसे नेटवर्क एनालिसिस की बात आती है, वो क्या होता है। तो नेटवर्क एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप प्लानिंग करते हो, स्केजुलिंग करते हो, कंट्रोलिंग करते हो किस चीज़ की, कि भाई जो भी मैं एक जॉब या एक टास्क को करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ का कॉम्बिनेशन होता है ना, कोई भी काम, मतलब कोई भी अगर जॉब कर रहे हो तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसमें आती हैं। उन एक्टिविटीज़ का आपस में कनेक्शन करना, मतलब वो कैसे लिंक करेंगी, उसका एक नेटवर्क ड्रॉ किया जाता है। उस नेटवर्क को हम कहते हैं नेटवर्क एनालिसिस। इन शॉर्ट कहूँ तो उसको ड्रॉ करने की जो टेक्निक है, प्लानिंग है, स्केजुलिंग है, कंट्रोलिंग है, उस पूरी प्रक्रिया प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई, नेटवर्क एनालिसिस। मेन थिंग इज़ कि आपने जो एक्टिविटीज़ करनी है उनका कॉमनली एक लिंक बनाना है एक नेटवर्क के ज़रिए, कि किस किस तरीके से हमने इन चीज़ों को करना है और हम इस चीज़ को प्रेजेंट करेंगे। दैट्स इट। ठीक है, अब बात आती है कि इसका जो मेन फेजेस या इसमें क्या क्या कवर हो सकता है। तो उसमें आपको पता है कि पहले जो मैंने डेफिनेशन बताई, दैट इज़ प्लानिंग स्टेज, फिर है स्केजुलिंग स्टेज यानी शेड्यूलिंग स्टेज, फिर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आफ्टर कंट्रोलिंग। मतलब क्या है, सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि हमने क्या क्या काम करने हैं, उसकी एक लिस्ट बनती है, एक्टिविटीज़ के बारे में पता करते हैं कौन सी एक्टिविटीज़ इसमें कवर होंगी। फिर हम क्या करते हैं, उसकी स्केजुलिंग, कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है फिर बाद में करनी है, उसका हम देखते हैं। फिर फाइनली हम उसमें एलोकेशन कर देते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज मुझे उसमें लेने हैं, देने, मतलब इन शॉर्ट कहूँ कौन से रिसोर्सेज मुझे उसमें बेस्ट यूज़फुल रहेंगे, किससे मुझे टाइम कम लगेगा, किससे मुझे कॉस्ट कम लगेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। और देयर आफ्टर कंट्रोलिंग, कि जो भी मैंने वो काम करा उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके मैंने कितना आउटपुट अचीव करा है, जो मैंने एक्सपेक्टेड टारगेट बनाए थे क्या वो अचीव हुए हैं कि नहीं, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखा जाता है। अब बात आती है कि एक टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पे अगर आप नेटवर्क एनालिसिस को समझना चाहते हो तो ये मैराथन वीडियो में आपको थोड़ा सा शॉर्टेज लगेगा, लेकिन अगर आपको डिटेल में जाना है तो मैंने इसकी एक प्रॉपरली वीडियो भी बना के रखी हुई है, आपको वहाँ पे मिल जाएगी, मतलब मेरे प्ले लिस्ट के अंदर OR की वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, मेन इसमें क्या आता है, एक एक्टिविटी होती है जो आपके सामने ड्रॉएबल है। आपको ये प्रैक्टिकल जब आपने किया है नेटवर्क एनालिसिस का तो आपको ये चीज़ें प्रॉपरली क्लियर हो गई होंगी, ये आपको नॉर्मली पता भी है कि क्या क्या
होता है। तो आप इस चीज़ को अगर स्किप करना चाहते हो तो यू कैन मतलब स्किप द वीडियो एंड गो टू द नेक्स्ट स्टेप, जब मैं ये बता दूंगा आपको। तो एक्टिविटी आपका क्या है वो आपके सामने सिंपल सी बात है। जब मैं मतलब एक दो नोड के बीच में एक लाइन बना रहा हूँ तो उस लाइन को क्या कहा गया है, एक्टिविटी कहा गया है इस केस के अंदर। अब ये मैराथन है तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, प्लीज़ ये समझ लेना। और अगर आपको ये लगता है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आपको ये समझना ही पड़ेगा कि ऑफकोर्स क्या है ये मैराथन है, तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी फास्टर आपको करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू माई वीडियो। ओके, चलिए अब इसमें दो एक्टिविटीज़ आती हैं, प्रीडिसेसर और सक्सेसर। देखिए अब प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ यानी इमीडिएट एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, जिससे एक्टिविटी शुरू होती है, यानी एक्टिविटी मस्ट बी कंप्लीटेड इमीडिएटली प्रायर टू स्टार्ट अदर। जैसे अब एक नीचे आपको डायग्राम दिख रहा होगा ए और बी। अब आप सोचिए बी के लिए ए क्या है, इमीडिएट प्रोसीजर, मतलब ए से ही बी, मतलब बी जो है वो ए से निकला है, इसलिए बी के लिए क्या है, ए एक प्रीडिसेसर एक्टिविटी है। जबकि अगर ए की बात करी जाए तो ए के आगे बी है, तो इसका मतलब ए के आगे यानी सक्सेसर कौन है, बी। तो जो ए के आगे है वो सक्सेसर है, जो बी के पीछे है वो एक प्रीडिसेसर है, यानी बी जहाँ से शुरू हुआ है वो प्रीडिसेसर है, जबकि ए जहाँ पे ख़त्म हुआ है और उसने जो आगे कंट्रीब्यूट किया है वो है सक्सेसर एक्टिविटी। ठीक है जी, वेरी सिंपल बता दिया मैंने आपको, ये क्लियर है। फिर है कॉन्करेंट एक्टिविटी जो एक साथ चलती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ नीचे आपको एक दिख रहा होगा कि 1 से ही एक एरो उधर निकला, एक एरो नीचे को निकला, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्करेंट साइमल्टेनियसली। और जब आपको उसको आपस में कनेक्ट करना है उसके लिए एक डॉट 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 और लाइन लगानी पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड डमी। ओके, अब आता है इवेंट। इवेंट क्या होता है, 3 तरीके के इवेंट होते हैं जो आप डायग्रामेटिकली अच्छे से समझ आओगे और ये आपको क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। एक नोड के ऊपर दो इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस आकर, दैट इज़ कॉल्ड मर्ज इवेंट, मर्ज हो गई हैं। उसी तरीके से जब आप एक नोड से निकालते हो मर्जिंग इवेंट्स को, वो बनता है बर्स्ट। और जब आपकी ये दोनों लाइनें आगे मर्ज हुई हैं और आगे से ड्रॉ भी हो गई हैं दोनों, यानी बर्स्ट भी हो गई है, यानी मर्ज भी हुई हैं बर्स्ट भी हुई हैं, तो वो बन जाता है मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट। अब लूपिंग एरर क्या होता है, जब कोई एरो वापस आ जाता है, यानी अब मैं बात करूं अगर मैं सी तक, मतलब आपने देखा होगा ए से बी गए, बी से सी गए, अब सी से आगे डी तक जाना था, हमने डी की लाइन ए तक वापस ले गए। ऐसा नहीं करना, इसके रूल्स एंड नेटवर्क, जब रूल्स पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमने राइट साइड पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ एक नेटवर्क बनाना है जो लूपिंग नहीं होना चाहिए, यानी वापस नहीं आ सकते उस नेटवर्क में, ये याद रखना है। आपका एरो वापस नहीं आ सकता, बैकवर्ड नहीं जा सकता, ये याद रखना है। डेंगलिंग एरर क्या होता है, डेंगलिंग मतलब आपका जो एक, देखो नेटवर्क एक ही नोड से शुरू होना चाहिए और एक ही नोड, मतलब इन शॉर्ट कहूँ उसका एंडिंग एक पॉइंट होना चाहिए। कोई भी नेटवर्क है उसका एंडिंग एक पॉइंट होना चाहिए। कोई भी जो नोड, मतलब कोई भी अगर आपकी एक्टिविटी है वो सेपरेट नहीं रहनी चाहिए। तो अगर एक कोई एक्टिविटी आपकी सेपरेट रह गई है तो वो एक क्या बन जाएगा, एरर, दैट इज़ कॉल्ड डेंगलिंग एरर। आप देखोगे यहाँ पे सी और एफ जो एक्टिविटी है वो एक सेपरेट एक्टिविटी रह गई है, दैट इज़ कॉल्ड अ डेंगलिंग एरर। ऐसा नहीं होना चाहिए, नेटवर्क ऐसा नहीं बनना है। अगर ऐसा नेटवर्क है तो वो एक एरर है, ठीक है। रिडंडेंसी आ गया, और रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि आप कुछ एक्टिविटी को मतलब रिडंडेंसी मतलब जब डमी की ज़रूरत ही नहीं है आप जानबूझ कर लगा रहे हो, जब डमी की ज़रूरत ही नहीं है आप जानबूझ के लगा रहे हो, वहाँ पे क्या है, एक रिडंडेंसी एरर है। जहाँ पे डमी नहीं चाहिए होती वहाँ पे भी, जैसे कि अब ए से आप बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, अगर आप चाहते तो ए से बी ड्रॉ करके सीधे आगे सी निकाल सकते थे, ऐसा आप कर सकते थे। जबकि आपने जानबूझ के डमी डॉट 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 लगाई, लाइन्स लगाई कि ए से सी ऐसे जाएंगे हम, जबकि ए से सी आपको पता है कि आप कैसे करोगे। आपने नेटवर्क इतने सारे ड्रॉ किए हैं तो अब तो आपको ये क्लियर है कि डमी ये वेस्टेज है या फिर ज़रूरत थी। अरे भाई ये वेस्टेज डमी है जिसका कोई मतलब नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड रिडंडेंसी एरर। ओके, अब बात कर ही लेते हैं कि इसके रूल्स क्या थे। तो सर रूल्स हैं कि हर एक्टिविटी में एक या ओनली 1 एरो होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा एरो नहीं हो सकते किसी एक्टिविटी को अटैच करने के लिए। यानी याद रखना है डबल एरोस नहीं होने चाहिए किसी सेम एक नोड के ऊपर, यानी 2 नोड्स एक ही एक्टिविटी से कनेक्ट होना चाहिए। नो 2 एक्टिविटी कैन आइडेंटिफाइड बाय द सेम हेड और टेल इवेंट। सेम हेड और टेल इवेंट से आपने कनेक्टर नहीं रखना। अब टेल और हेड इवेंट आपको ऊपर दिख गए थे, क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। द फ्लो ऑफ डायग्राम शुड बी लेफ्ट टू राइट। ऑब्वियसली बात है, जब भी हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट से ही शुरू होते हैं, मतलब लेफ्ट से जाकर राइट को ही पूरा डायग्राम क्रिएट करते हैं। एरो शुड नॉट क्रॉस ईच अदर, यू नो वेरी वेल, एरो शुड बी स्ट्रेट लाइन। अब उससे अगला एक पॉइंट है कि एक स्ट्रेट होना चाहिए बिल्कुल।
कोई मतलब एरो बिल्कुल स्ट्रेट कट होना चाहिए और एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए। यानी आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं एक एरो को कट करके दूसरे एरो में चला जाऊंगा, मतलब दूसरी जगह पर अगर मैंने जाना है और वहाँ पे ऑलरेडी एक एरो लगा हुआ है तो मैं उसे काट के उस नोड तक नहीं पहुँच सकता या उसको घुमा के नहीं पहुँच सकता। यानी आपका एरो भी स्ट्रेट होना चाहिए। अगर आपका एरो स्ट्रेट नहीं पहुँच पाता किसी एक्टिविटी के पास, वहाँ पर डमी की हेल्प से हम पहुँच जाएंगे, ना कि एरो को इधर उधर करके। एरो शुड बी स्ट्रेट, एरो मतलब एक्टिविटी शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। ओके, ईच एक्टिविटी स्टार्ट्स फ्रॉम एंड टर्मिनेट इन एन इवेंट। ऑब्वियसली बात है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है पॉइंट। एन इवेंट कैन नॉट अकर ट्वाइस, देयर मस्ट बी नो लूप। नो लूप आपको पता है क्या मतलब है इसका, लूप नहीं होना चाहिए, वापस नहीं आना है, याद रखना है। एंड लास्ट में है एंगल बिटवीन एरो शुड बी लार्ज एज पॉसिबल। जितना लार्ज एरो का एंगल होगा उतना आपका अच्छा डायग्राम दिखने को मिलेगा और उतना आपको अच्छे से क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगा। दैट इज कॉल्ड अ रूल ऑफ नेटवर्क। दिस इज अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको अच्छे से दिमाग में रखकर चलना है। अब बात आती है पर्ट और सीपीएम। बहुत से बच्चे ये जानते हैं कि पर्ट और सीपीएम दो मेथड्स हैं नेटवर्क एनालिसिस के, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ये दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए अब डिफरेंस की ओर बढ़ जाते हैं। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट है कि सर पर्ट और सीपीएम में डिफरेंस क्या है, तो मीनिंग से अंडरस्टैंड करेंगे। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पे हमें पता है कि हमने ये एक्टिविटीज करनी है और उन एक्टिविटीज को कैसे मैनेज किया जाए वो आपको क्रिटिकल पाथ मेथड से पता चलेगा। लेकिन अगर एक अनसर्टेनिटी एक्टिविटी है जो मुझे पता नहीं थी ये करनी है कि नहीं करनी है, यानी अचानक से कोई एक्टिविटी ऐसी आ गई जो आपको एक नेटवर्क में ड्रॉ करनी पड़ गई, या फिर आपको एक ऐसी एक्टिविटी है जो अनसर्टेन है जिसके बारे में पता नहीं था, उसको मैनेज अगर करना है तो वहाँ पे आपके लिए पर्ट इस्तेमाल किया जाता है। यानी बहुत से सिंपल वे में बता रहा हूँ कि सीपीएम मीन्स जहाँ पे नॉन एक्टिविटीज़ को मैनेज कैसे किया जाता है वो बताया जाता है, जबकि पर्ट में आपको एक ऐसा मेथड है जो आपको अनसर्टेन एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में बताता है। अगर हम बात करते हैं सीपीएम की, तो वहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं कि हमने कॉस्ट और टाइम को कैसे कंट्रोल करके रखना है, जबकि पर्ट आपको ये बताता है कि हमने सिर्फ टेक्निक्स को मतलब हमने कैसे उसे प्लान करना है। अब यहाँ पे प्लान क्यों करना है सर, कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स अनसर्टेन इवेंट जब आपके पास आता है तो वहाँ पे आपको भाई पता नहीं होता कि उसको पहले प्लान तो कर लो ना, फिर ही कंट्रोल करोगे। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे हमारा प्लानिंग इवेंट शुरू होता है। जब अनसर्टेनिटी की बात आती है तो पहले प्लानिंग आती है, ना कि कंट्रोलिंग। इसलिए सीपीएम में ऑलरेडी काम हो चुका है, हमें पता है ये एक्टिविटी है तो वहाँ हम कंट्रोल करेंगे, जबकि पर्ट में हमें अभी पता नहीं था कि ये एक्टिविटी करनी कैसे है, तो वहाँ पर हम प्लानिंग करेंगे। सीपीएम कहता है कि हम एक्टिविटी ओरिएंटेड है, जबकि पर्ट कहता है इवेंट ओरिएंटेड है। ये आपको क्लियर है पॉइंट। सीपीएम यानी क्रिटिकल पाथ मेथड में हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा काम करते हैं, जबकि पर्ट में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ पे अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी डन करने वाला काम नहीं मिलता हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग हमें काम देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से आपको पॉइंट्स मिलेंगे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको मेन पॉइंट्स ज़रूर बताता जाऊंगा। जैसे क्रिटिकल पाथ मेथड है वो 1 टाइम एस्टीमेट कवर करता है, जबकि पर्ट में 3 टाइम एस्टीमेट्स कवर किए जाते हैं। और देयर आफ्टर अगर मैं बात करूँ अपने क्रिटिकल पाथ मेथड की, तो वहाँ पे क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको कि मेरी कौन सी एक्टिविटी क्रिटिकल है कौन सी नहीं है, तभी आपको पता चलेगा मेरा क्रिटिकल पाथ कौन सा है। लेकिन अगर पर्ट की बात करते हो तो वहाँ पे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे कुछ हम अलग से काम कर रहे हैं। वहाँ पे हम क्रिटिकल पाथ मेथड को ज़्यादा अच्छे मतलब इतना हम डिफ्रेंशिएट ना भी करेंगे तो भी हमें कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये मतलब है। और अगर हम बात करेंगे क्रैशिंग का कंसेप्ट, तो आप सबको पता है, अगर किसी ने क्रैशिंग किया है नहीं भी किया है, सब्जेक्ट आता है, चैप्टर आता है, वहाँ पे आपको पता है कि क्रैशिंग इज एप्लीकेबल इन सीपीएम नॉट इन पर्ट। राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंसेस। मैंने 5-6 बता दिए हैं अच्छे से, आपको इसका डिटेल आपको मेरी बुक में भी मिल जाएगा, नोट्स में भी मैंने भेजा हुआ है बहुत अच्छे से। और अगर आप सबको भाई चाहिए नोट्स, वेबसाइट पे भी आपको ऑलरेडी अवेलेबल मिलेंगे, वहाँ से लिंक करके आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आपको पता है ये सच चीज़ें। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं सर व्हाट आर द एप्लीकेशन। अच्छा सर, क्वेश्चनर ने पूछा था, यानी एग्जामिनर ने पूछा मेरे नेटवर्क एनालिसिस की एप्लीकेशंस क्या है। अरे भाई पर्ट एंड सीपीएम और नेटवर्क एनालिसिस उसी के पार्ट है ना, तो एप्लीकेशन किसी की भी आ जाए यही लिखनी है। और ज़्यादातर आप सबको पता है कि हमने इस पूरे सीपीएम में या पूरे नेटवर्क एनालिसिस में किसकी बात करी है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की ज़्यादा बात करी है, तो इसीलिए इसकी एप्लीकेशन वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा ही है। राइट, कहाँ पर एप्लीकेबल होता है?
नेटवर्क एनालिसिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एप्लीकेबल होता है, ये हमने डिफरेंस में अच्छे से पढ़ा। नेटवर्क एनालिसिस इवेंट प्लानिंग में भी काफ़ी यूजफुल है, क्यों? क्योंकि कोई भी एग्जीबिशन करनी है उसमें जो एक्टिविटीज़ आपस में लिंक करनी होती हैं, कोई स्पोर्ट्स इवेंट करना है तो वहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है, राइट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग जैसे कि कोई एस्टीमेट एफर्ट किया मैंने, कोई सीक्वेंसिंग टास्क है उसके अंदर, या फिर कोई ट्रैकिंग प्रोग्रेस होती है, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के टास्क हैं जिनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? नेटवर्क एनालिसिस की। एंड देयर आफ्टर अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर, तो वहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग अगर हमने करनी है, किसी प्रोडक्ट को हमने तैयार करना है, तो भाई हर एक चीज़ के लिए प्लानिंग ज़रूरी होती है। तो प्लानिंग के लिए क्या ज़रूरी होता है? हर चीज़ को लिंक करना। अब हर चीज़ को लिंक करने के लिए हमें क्या चाहिए सर? नेटवर्क एनालिसिस। तो इसीलिए वहाँ पे भी नेटवर्क एनालिसिस का कंसेप्ट काम में आएगा, जहाँ पे आप प्रोडक्शन की प्लानिंग करना चाहते हो कि मैंने कौन से स्टेप्स में मतलब क्या क्या करना है इस पूरे प्रोडक्शन या इस पूरे प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है आपके पास फिल्म और टेलीविज़न प्रोडक्शन और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये आपको पॉइंट्स बहुत से अच्छे से मिल जाएंगे काफ़ी हद तक। कि अगर मैं बात करूँ सबसे पहले फिल्म एंड टेलीविज़न एरिया की, तो वहाँ पे भी आपको बहुत से ऐसे टास्क, देखो एक और चीज़, अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि सर यही पॉइंट्स आने वाले हैं, इसके अलावा क्या सप्लाई चेन मैनेजमेंट या क्या कोई एक और आधा एरिया जो मेरे माइंड में है वो आ सकता है, तो यस आ सकता है। जो भी ऑपरेशन रिसर्च के एप्लीकेशंस में आपको पॉइंट्स हैं वो भी आप इसमें एक दो पॉइंट्स नीचे लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। काफ़ी हद तक ऐसे एरिया हैं जहां पे बहुत सी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क एनालिसिस का इस्तेमाल होता ही है। लेकिन मेन पॉइंट्स जैसे कंस्ट्रक्शन, रिसर्च, इवेंट, ये तीन ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो मेन एरिया कवर करती हैं नेटवर्क एनालिसिस का। इसके अलावा आप कोई भी एरिया अगर लिख दोगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिविटी नेटवर्क से ही लिंक करी जाती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेन एप्लीकेशंस, ओके। अब बात आती है सर हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड, राइट। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या था वो आपको सबको मैंने बता दिया। अब उसमें कुछ नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती थी, ये बता दिया। अब सर उसमें एक क्वेश्चन डाल दिया गया, कैन नेटवर्क हैव अ मल्टीपल क्रिटिकल पाथ? तो आंसर इज यस सर, होते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आप नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस बना दोगे एक नेटवर्क के अंदर विद द सेम ड्यूरेशन। एक ही ड्यूरेशन की नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस जब आप बना दोगे सर, क्योंकि स्ट्रेट एरो होता है तो आपको भी पता है सर, हम स्ट्रेट एरो में पैरेलल लाइंस अगर बन जाती है किसी भी केस में, तो वहाँ पे सेम ड्यूरेशन के हिसाब से हम जब चलेंगे तो नंबर ऑफ क्रिटिकल पाथ बन गए कि नहीं बन गए? अपने आप सोचो ज़रा, बन गए ना। तो कुल मिला के वहाँ पे एक ही ऐसे इकलौती सिचुएशन है जहाँ पे हम मल्टीपल क्रिटिकल पाथ्स को बना सकते हैं। यानी ये रीज़न देकर हम ये कह सकते हैं कि यस द सीपीएम हैव अ मतलब देयर आर मल्टीपल सीपीएम्स इन द नेटवर्क, ओके। एंड देयर आफ्टर अगर हम बात करें सर इसकी कंडीशंस कौन सी थी, ये भी हमें क्वेश्चन आता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको माइंड में क्या रखना है सर, जहाँ पे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होती है वहाँ सीपीएम ज़्यादा बनता है। जहाँ पे हम डिपेंडेंट होते हैं बहुत सी एक्टिविटी के ऊपर कि ये एक्टिविटी हमें करनी ही है या ये एक्टिविटी हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो क्रिटिकल पाथ के अंदर आती ही है। उसके बाद जिस एक्टिविटीज़ में स्लैक्स या फ्लॉट नहीं होते, ये आप सबको पता है कि स्लैक क्या होते हैं, अगर वो नहीं है तो वहाँ पे पाथ बनेगा। जहाँ पे शॉर्टेस्ट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, यहाँ पे ध्यान से समझो, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी अलग चीज़ है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अगर कम से कम हो वहाँ क्रिटिकल पाथ बनने की उम्मीद रहती है। उसके अलावा यानी वहाँ पे क्रिटिकल पाथ बनेगा। उसके बाद जहाँ पे मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, जहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीशन का टाइम होने के मतलब कंप्लीट होने में टाइम मतलब जो टाइम है उसमें ही कंप्लीट होने के चांसेस हैं, वो क्रिटिकल पाथ बन सकता है। फोकस ऑफ अटेंशन फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर, जहाँ पे ज़्यादा फोकस हो प्रोजेक्ट मैनेजर का। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने अपने बिहाफ पे 3-4 ऐड किए हैं, तो आप उसमें अंडरस्टैंडिंग करके लिख सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आपको 3-4 मेन पॉइंट्स सभी को पता है कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अर्लियर स्टार्ट, लेटेस्ट स्टार्ट, ये सब वर्ड्स आप जानते हो। जहाँ पे 0 से स्टार्टिंग होती है यू नो वेरी वेल, वहाँ मतलब इन शॉर्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम या अर्लियर स्टार्टिंग टाइम आता है वहाँ पे भी क्रिटिकल पाथ बनता है। ये सब कंडीशंस आपने प्रैक्टिकली करी हुई हैं, राइट और रॉन्ग, ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे वो भी एप्लीकेबल आप यानी वो भी कंडीशंस आप लिख सकते हो, ठीक है। यानी वो भी आएगा, बस इसे मैंने थ्योरेटिकल में लिखा है इसलिए आपको लगता है ये अलग है, इसमें ही वो चीज़ें कवर हो गई हैं। चलिए अब आता है मल्टीपल वाला, तो हो गया अब, हाँ जी।
पर्ट में एक पॉइंट है 3 एस्टिमेट्स का, या फिर आप अगर बात करो एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में कि उसमें हम कैसे स्टैंडर्ड वेरिएशन या फिर हम पर्ट में एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो शायद उसमें आप प्रैक्टिकली अगर स्टेप्स को देखोगे तो वही स्टेप्स हैं। 3 तरह के एस्टिमेट्स होते थे, OPM दैट इज़ ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली। OPM में ही आपका फॉर्मूला बन जाता है, ऑप्टिमिस्टिक में 4 मल्टीप्लाई बाय मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक डिवाइडेड बाय 6 कर दीजिए, आपकी एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन निकल आएगी हर एक एक्टिविटी की। और उस एक्टिविटीज़ के बाद आपने क्या निकालना होता है, वेरियांस, जो कि जिसका फॉर्मूला क्या बनता है, पेसिमिस्टिक में से ऑप्टिमिस्टिक माइनस करने के बाद आपने डिवाइड बाय 6 करके उसको क्या करना होता है, एज अ स्क्वायर करना होता है, तो आपका वेरियांस निकल आता है। तो दीज आर द फॉर्मूला यू नो वेरी वेल इफ़ यू डू द प्रोजेक्ट यानी पर्ट। अगर आपने पर्ट किया है तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता है, अदरवाइज आप इन स्टेप्स को अच्छे से रीड आउट करके चले जाना, दैट्स ओनली अबाउट द थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है जी, चलिए। तो अब आपकी बात आती है सर, इसमें लास्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है क्रैशिंग का। तो क्रैशिंग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक नेटवर्क एनालिसिस के अंदर, जिसमें सिर्फ आपको अगर थ्योरेटिकली कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो यही बनेगा कि इसकी प्रोसेस क्या होती है और पर्ट और CPM में कॉस्ट एलोकेशंस कैसे की जा सकती है, दैट्स इट। तो सर अगर हम बात करते हैं क्रैशिंग की, तो क्रैशिंग की बात करी जाए तो क्रैशिंग एक ऐसा पार्ट होता है जो हम क्या डिसाइड करता है, यानी एक ऐसी टेक्निक होती है जो ये देखी जाती है कि हम अपने प्रोजेक्ट को कम से कम टाइम पे अवेलेबल रिसोर्सेज यानी एडिशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के बाद कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब अगर इन शॉर्ट मुझे लगता है कि मेरे प्रोजेक्ट की जो लेंथ है वो ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो मैं एक एडिशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने प्रोजेक्ट की लेंथ को कितना कम कर सकता हूँ, ये देखा जाता है इसके अंदर। क्लियर है? तो कुल मिलाकर मेन टेक्निक जो शॉर्ट करती है आपकी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को बाय रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल एक्टिविटी को जो टाइम चाहिए होता है उसको कम करके प्रोजेक्टेड ड्यूरेशन को कम करना बाय यूजिंग द एडिशनल रिसोर्सेज इन द नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड क्रैशिंग, राइट। तो अब ये क्रैशिंग करते कैसे हैं सर, उसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है और बाकी स्टेप्स लगते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल एक्टिविटी यानी क्रिटिकल पाथ ढूंढिए कौन सा बनता है, उसके बाद क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को देखिए कौन सी क्रैश हो रही हैं, मतलब क्रैशिंग कौन सी हो सकती है, क्रैश का मतलब है कौन सी कम से कम टाइम की है, जो कम से कम टाइम वाली होंगी क्रिटिकल पाथ वाला वो देखिए, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल पास भी हो सकते हैं। जो भी आपका क्रिटिकल पाथ बना है उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे कम से कम ड्यूरेशन वाला देखिए एक्टिविटी को, कम से कम ड्यूरेशन वाली एक्टिविटी के आपने क्या करना है, उसके बाद एक फार्मूला लगाना है जिसका नाम है कॉस्ट स्लोप। कॉस्ट स्लोप का एक फार्मूला लगता है, दैट इज क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो ये फार्मूला लगाने के बाद आपकी क्या निकल आएगी, कॉस्ट निकल आएगी, और उस कॉस्ट को आपने ट्रेड ऑफ करना है किस बेसिस पे, आपने ये देखना है कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, और जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा यानी जो आप उस कॉस्ट को निकालोगे बाद में क्या करना है सर। अब ये कॉस्ट प्रोसीजर क्या है ये आपको आगे बताता हूँ। मेनली इसके बाद क्या स्टेप्स करने हैं, जब आप ये फॉर्मूला लगा दोगे फिर हमने आइडेंटिफाई करना है और क्रैश करना है एक्टिविटी टाइम को, किसके ऊपर, क्रिटिकल पाथ के ऊपर, विद द लोएस्ट कॉस्ट स्लोप डाउन टू पॉइंट बाय रिमेनिंग क्रिटिकल पाथ। मतलब क्या है कि इसको हमने एप्लीकेबल करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कौन सा क्रैश टाइम मतलब कितना कम है, कैसे मतलब कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, कहाँ पे हम जो एडिशनल रिसोर्सेज है उसका बेस्ट यूज़ करके, या फिर जो क्रैशिंग ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं उसमें मैं कैसे इसे एप्लीकेबल करूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट ड्यूरेशन है वो ज़्यादा कम से कम हो सके, उस चीज़ को एप्लीकेबल करना होता है। यानी अगर मैं आपको ये प्रैक्टिकली करवाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर हो सकता है, लेकिन अभी इतना मतलब कहूँ तो टाइम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये बता दूँ कि इस फॉर्मूले के बाद आपने मोस्टली क्या करना है, क्रैशिंग एंड एक्टिविटी टाइम, मतलब फिर आपने जो एक्टिविटी टाइम है उसको असल में प्रॉपरली क्रैश करना है, ये देखना है, यानी उसको तोड़ना है। किसकी हेल्प से, बहुत सारे क्रैशिंग ऑप्शंस दिए जाते हैं। अब ये क्रैशिंग ऑप्शंस मतलब एडिशनल रिसोर्सेज होते हैं जिनकी हेल्प से, मतलब जो वहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं उस एप्लीकेबल कंडीशन के बेसिस पे आपने अपने नेटवर्क को क्या करना होता है, कॉस्ट की हेल्प से जो आपने कॉस्ट निकाली है देयर आफ्टर क्रैश करना होता है। और देयर आफ्टर जब आपका ये सब कुछ निकल जाता है तो फिर आपने प्रोजेक्ट कॉस्ट को क्या करना है, टोटल में कैलकुलेट करना है। लेकिन अब सभी के माइंड में सर ये है कि ये कॉस्ट क्या है,
तो कॉस्ट के लिए आप CPM और PERT में दो तरह मतलब दोनों में जब कॉस्ट निकालते हो तो 4 स्टेप्स निकालते हो उसके अंदर। नंबर 1 आप ये देखते हो कि मेरी एक्सपेक्टेड एक्टिविटी ड्यूरेशन क्या है, मतलब एक्टिविटी कॉस्ट एस्टिमेशन, मतलब एक प्रॉपर एक्टिविटी की कॉस्ट क्या बन रही है, पहले मैं ये देखूंगा। फिर जो मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसकी क्या कॉस्ट लग रहेगी, मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगा। और तीसरा पॉइंट कहता है कि मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके किसकी कॉस्ट निकालूंगा, एक नेटवर्क की कॉस्ट निकालूंगा। जो मैंने अभी बताया आप इसे एक बार रीड करिए, वही लाइन लिखी है कि पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि मेरी एक्टिविटी की कॉस्ट क्या है, फिर मैंने ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरी हर एक रिसोर्स की कॉस्ट क्या निकल रही है पर आवर, पर डे या पर यूनिट के बेसिस पे, जैसा भी रिसोर्स आपके पास एप्लीकेबल होगा। फिर हमने उसके बाद देखना है कि मेरी कॉस्ट कैलकुलेशन यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। एंड देयर आफ्टर हम क्या करेंगे, उस पूरी कॉस्ट जो हमने हर एक एक्टिविटी की निकाली है उसका सम अप करके टोटल प्रोजेक्ट यानी टोटल कॉस्ट निकालेंगे और उसका एप्लीकेबल हम किसके ऊपर करेंगे, अपने नेटवर्क के ऊपर। किसको करने के लिए, क्रैशिंग को करने के लिए, यानी क्रैशिंग की कॉस्ट निकाल के उसके ऊपर हम इसको एप्लीकेबल करेंगे। ऑल अबाउट दैट, दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्क एनालिसिस। आई होप आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आ गई है। जो बच्चे नेटवर्क एनालिसिस का प्रैक्टिकल भी करके जा रहे हैं और ये सोचते हैं कि सर अगर बी सेक्शन में से ऑप्शन ना बनी तो सेक्शन डी फुलफिल करके आएंगे, तो थ्योरी उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और जो बच्चे बिल्कुल नेटवर्क नहीं कर पाएंगे उसके लिए ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कर जाइएगा, अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। जो शायद प्रैक्टिकल वालों को भी शायद 7-8 मिलने वाले होंगे, वो आपको शायद 8-9 भी दे सकता है अगर मैं कहूँ तो। ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको कम मिलेंगे। अगर आपने अच्छी थ्योरी लिखी है तो भाई 9 नंबर भी हाईएस्ट मिले हुए हैं ऑपरेशन रिसर्च के अंदर थ्योरी में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट था गेम थ्योरी का, जिसमें मैं बहुत छोटी सी ही बात कवर करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियोस बताई हुई हैं उसके अंदर, मतलब ऑलरेडी मैंने काफ़ी एक डिटेल कंसेप्ट गेम थ्योरी का लास्ट ईयर में डाला था जिसमें मैंने प्रैक्टिकली हर चीज़ को भी अच्छे से समझाया था। अब बात करूँगा सिर्फ उसका एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो दैट इज़ गेम थ्योरी क्या है, उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस के बारे में, अदरवाइज नथिंग एल्स। फिर क्यूनिंग मॉडल में भी आपको यही 2-4 चीज़ें बताऊंगा। दैट्स ऑल अबाउट द मेन मैराथन। चलिए हाँ जी दोस्तों, तो अब आपके सामने गेम थ्योरी का कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने लास्ट में शॉर्ट में डाला है आपके सामने अभी मेरी बुक में, इसमें आपको डिटेल में भी मिलेगा। और साथ ही में आपको बस मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगता है जो कवर हो सकता है आपके केस में, तो आपने क्या करना है उसको समझ लेना है इस वीडियो के ज़रिए। नंबर 1 इस गेम थ्योरी क्या है, ये आप सबको अब अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि एक ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो आपको एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस में कैसे दूसरों की स्ट्रेटेजी को समझना है उसके बारे में बताता है। यानी एक बिजनेस की हेल्प करता है कि एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे हरा सकते हो विदाउट यूजिंग द वेरियस स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, दैट इज़ कॉल्ड गेम थ्योरी। ठीक है, गेम आपको ये बताता है कि एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में कैसे रिएक्ट किया जाए, कैसे दूसरों से आप अच्छे से अपने आप को आगे लेकर जा सकते हो एक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके, कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए अच्छी रहेगी, ये सब चीज़ों के बारे में बताने वाला कंसेप्ट क्या है, गेम थ्योरी। अब इसके बारे में आपको मेनली क्या फोकस करना है कि इसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले इंटरडिपेंडेंस होती है। इंटरडिपेंडेंस मतलब एक ऐसी सिचुएशन इसमें कवर होती है जहाँ पे हम एक एक्शन के बेसिस पे दूसरे एक्शन पे भी डिपेंड कर रहे होते हैं। यानी वन प्लेयर एक्शन डिपेंड ऑन द एक्शन ऑफ अदर, यानी जो भी अगला रिएक्ट करेगा उसके बेसिस पे ही हम भी रिएक्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें दूसरों की स्ट्रेटेजी का पता ही नहीं है, जो अनसर्टेनिटी है उसको जानने का तरीका गेम थ्योरी बताता है, लेकिन जब भी वो रिएक्ट करेगा उसके ऊपर हम क्या रिएक्ट करने वाले हैं, ये भी तो एक कंसेप्ट इसमें कवर किया जा सकता है। यानी यू कैन से दैट गेम थ्योरी आपको ये बताता है कि हमारा एक एक्शन दूसरे के एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा पहले। ठीक है, फिर है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। इसमें हम असल में स्ट्रेटेजी को बनाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता हमारे पास 4 स्ट्रेटेजी हैं, उसमें कौन सी बेस्ट वन है, वो हम बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारे मेथड से निकाल के देखते हैं कि विच वन इज़ द बेस्ट वन। उसके बाद है मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडल है एक तरीके का ये, जो कि आपको ये बताता है कि हमने स्ट्रेटेजिक डिसीजन कैसे आसान लेने हैं और आपको प्रिडिक्शन करने में मदद करता है, यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं उसके बारे में आपको मोस्टली बताता है। देयर आफ्टर मल्टीपल प्लेयर्स इसमें होते हैं। देखो ये जो चीज़ें गेम थ्योरी में होती हैं बस वही चीज़ें लिखी गई हैं कि इसमें मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं। यू कैन से दैट 2% सम गेम भी होती है, उसके बाद 4% सम गेम्स भी होती हैं, लेकिन मेनली आपको पूरे चैप्टर में टू प्लेयर सम गेम्स होती हैं जो आपने देखी होंगी, जो आप सॉल्व करते रहते हो डोमिनेंस मेथड से, सब गेम मेथड से।
दिस इज़ ऑल आर द टू वे प्लेयर गेम, ठीक है। अब मेन थिंग इज़ इसमें भी मल्टीपल प्लेयर्स हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मल्टीपल से आप बात करोगे तो मल्टीपल का मतलब होता है 2 से ज़्यादा हो सकते हैं कई बार, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप कह सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ़ प्लेयर्स जो होते हैं मोस्टली रैंक करते हैं 2 प्लेयर गेम्स के अंदर। हो सकता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ प्लेयर्स भी हो सकता है लार्ज नंबर ऑफ़ ग्रुप ऑफ टीम्स भी हो आपके बेसिस पे, मतलब टीम भी हो सकती है ग्रुप के अंदर। तो एक गेम के अंदर जो जो भी होता है वही इसके मेन फीचर्स बोले गए हैं। हाँ जी, तो अब आपका जो कंसेप्ट है वो मोस्टली कवर करेगा, दैट इज़ कॉल्ड इम्पॉर्टेंस ऑफ द गेम थ्योरी, राइट। तो अब इम्पॉर्टेंस ऑफ द गेम थ्योरी क्या कवर करती है, देखिए ज़रा। इम्पॉर्टेंस में अगर बात करी जाए तो सबसे पहले एप्लीकेशंस इकोनॉमिकली, मतलब इकोनॉमिक एप्लीकेशंस के लिए इसका बहुत ज़रूरी मेन रोल रहता है। ऐसा क्यों? गेम थ्योरी इज़ मोस्टली यूज इन द इकोनॉमिक्स टू एनालाइज अ मार्केट कॉम्पिटिशन, प्राइसिंग डिसीजंस, ऑक्शन, स्ट्रेटेजिक बिहेवियर्स। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है कि भाई इकोनॉमी में कोई प्राइस डिसीजंस लेने हैं, कोई मार्केट कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है, तो वहाँ पे गेम थ्योरी एप्लीकेबल की जा सकती है, क्योंकि ये आपको प्रिडिक्टिव नेचर देती है एक तो, और कैसे एनालिसिस करना है दूसरों की स्ट्रेटजी को, दूसरों के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज़ को, उसके बारे में अच्छे से बता देती है। तो कुल मिला के वहाँ पे ये एप्लीकेबल बहुत अच्छे से हो जाती है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के अंदर अगर आप बात करते हो तो वहाँ पे भी कई बार पॉलिटिकल कैंपिंग्स होते हैं। कोई वैल्यू आपका बात करोगे तो वोटिंग बिहेवियर देखा जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने होते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत किसकी पड़ती है? स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की। तो जहाँ पे भी कभी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत हो तो समझ लेना गेम थ्योरी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात आती है रिसोर्स की एलोकेशन की। जब रिसोर्स एलोकेशन की बात आती है तो वहाँ पे हम एनालिजिंग या फिर ऑप्टिमाइजिंग करते हैं किसको? रिसोर्स एनालिसिस, अपनी रिसोर्स की एलोकेशन को। जैसे कि हमने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे डिवाइड करना होता है एक इंडिविजुअल या ग्रुप के अंदर, उसके बारे में थ्योरी भी ये हमें बता देती है। यानी गेम थ्योरी की ज़रूरत वहाँ पे पड़ जाती है जहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, एलोकेट करना चाहते हैं। ऐसा कैसे? जब हमें पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी से इस्तेमाल की जानी चाहिए या कौन सी स्ट्रेटजी ऐसी है जिसका बेस्ट यूज़ मैं कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरे उस स्ट्रेटजी के बेसिस पे ही जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो बेस्ट यूटिलाइज़ किए जा सकते हैं। उसके बाद है नेगोशिएशन या कॉपरेशन। बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि आपने नेगोशिएट कैसे करना है, या नेगोशिएशन करनी है या कॉपरेशन करनी है। इन दोनों में से आपको गेम थ्योरी अच्छे से बेटर बता देता है कि कब किसी केस में नेगोशिएशन ज़रूरी है और कब कैसे केस में आपको कॉपरेशन करना है किसी के साथ। तो गेम थ्योरी आपको कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के साथ साथ एक रिलेटिव इन्वायरमेंट भी बताती है कि कब एक फेयर गेम है और कब आपको एक कॉम्पिटिटिव नेचर के साथ आगे बढ़ना है। उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स आप देखोगे तो बहुत से ऐसे रिस्क आप मिटिगेट करते हो विद द हेल्प ऑफ गेम थ्योरी। ऐसा कैसे? तो आने वाली सिचुएशंस क्या होती हैं? अनसर्टेन। तो एक प्रिडिक्टिव नेचर प्रोवाइड करता है गेम थ्योरी। तो जब एक कोई भी चीज़ जो आपको प्रिडिक्शंस के बारे में मतलब प्रिडिक्शन आसानी से लेने में मदद करती है, तो वहाँ पे आप प्रिडिक्टिव नेचर के साथ जब आगे बढ़ते हो तो बहुत से ऐसे रिस्क हैं जो होते तो हैं लेकिन थोड़े से कम हो जाते हैं, यानी मिटिगेट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर रिस्क को मैनेज करने के लिए गेम थ्योरी भी एक बेटर एग्जाम्पल माना जाता है, जो आपको ये हेल्प करता है कि हम अगर प्रोबेबिलिटीज़ का इस्तेमाल कर लें, एस्टिमेट्स लगा लें, तो हम बहुत से क्या बच सकते हैं? रिस्क से कम, मतलब रिस्क को कम कर सकते हैं। क्लियर है? सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट, यू कैन से दैट इम्पॉर्टेंसेस जो आपको माइंड में रखनी है एक गेम थ्योरी के लिए। अब इसके साथ रिलेशन में अगर आप बात करो तो एक लिमिटेशन क्वेश्चन भी आ सकता है।
लिमिटेशन के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो सिंप्लीफाइड अजम्पशंस। आपने ये माना कि सर एक गेम थ्योरी क्या होती है जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि भाई प्लेयर ए हमेशा जीतना चाहता है और प्लेयर बी दूसरों को हराना चाहता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लेयर बी दूसरों को हराने की कोशिश में है, या दोनों ही जीतने की कोशिश में नहीं है, दोनों ही हारने की कोशिश में नहीं है, दोनों ये चाहते हैं बस हम खेलेंगे, जीत रहा कोई जीत जाए, नहीं जीतता कोई बात नहीं। मतलब एक सोच जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो हम एक कॉमन सोच के साथ गेम थ्योरी को आगे लेकर जाएंगे कि भाई ए की यही सोच रहेगी, बी की वही सोच रहेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे सिंप्लीफाइड अजम्पशंस यानी जो आपने अजम्पशंस बनाई हुई हैं वो मुश्किल में मतलब वो काफ़ी क्रिटिकल होती हैं, वो सिंप्लीफाइड करने की ज़रूरत है, जो कि सिंप्लीफाई नहीं है। अब बात आती है अनरियलिस्टिक प्रेडिक्शन। वही बात आ गई, अनरियलिस्टिक प्रेडिक्शन का मतलब क्या है? आपको पता है कि आप प्रेडिक्टिव नेचर के हो, आपने प्रेडिक्शन ये करनी है, लेकिन आपको क्या ये पता है कि जो आपकी प्रेडिक्शन है वो रियलिस्टिक है? क्या वो रियल वर्ल्ड में काम करने वाली है? क्या रियल वर्ल्ड में जो आप सोच रहे हो वैसा ही होता है? मैंने अभी तक गेम थ्योरी का कभी इस्तेमाल नहीं किया, अगर मैं सच में बताऊं तो आप ये अगर करके देखोगे तो आपको ये रियल वर्ल्ड में अलग लगेगी, और जो आप पढ़ रहे हो वो अलग चीज़ है। तो ऑफकोर्स हर चीज़ ऐसे देखने को मिलेगी, तो उसका एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल आपके सामने नहीं मिलता आपको, राइट। लिमिटेड स्कोप ऑफ आउटकम। अब बात अच्छी सी है, जो भी चीज़ प्रिडिक्टिव है वहाँ पे आउटकम की वहाँ पे आप आउटकम भी लिमिटेड रख लो। मतलब क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि भाई ये मैंने सिर्फ सोचा है कि ऐसा करने से वैसा हो सकता है, तो भाई वो चीज़ ऑपोजिट भी पड़ सकती है आपके लिए। तो वहाँ पे आउटकम आने के चांस हैं तो ज़रूर अच्छे, लेकिन लिमिटेड हैं भाई। प्रेडिक्टिव से फ़ायदा तो है कि रिस्क मिटिगेट हो जाएगा, लेकिन आउटकम लिमिटेड है भाई, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटीज इन द लार्ज गेम। ऑफ कोर्स भाई, अब लार्ज गेम मतलब डोमिनेंस मेथड लगाते हो तो होती है कि नहीं कॉम्प्लेक्सिटीज़ मतलब मुश्किलें आती हैं कि नहीं आती, कॉम्पिटिशनल चैलेंजेस फेस करते हो कि नहीं करते? सर ये तो फिर लिमिटेशन है ही ना। अगर गेम थ्योरी इतनी क्रिटिकल है तो हम उसको सॉल्व करने में ही अगर कंपटीशन करने में क्या कर देंगे, टाइम लगा देंगे, तो भाई उस सिचुएशन में हैंडल कैसे करेंगे फिर, राइट। एंड देयर आफ्टर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इसमें लैकिंग करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि आप बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे इमोशंस हो गया, या फिर बहुत से ऐसे अनदर जो आपकी बॉडी बेस्ड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो एक गेम थ्योरी के अंदर आने ज़रूरी होते हैं कि गेम को जब भी खेलना है एक भावना के साथ खेलना है, यानी एक अच्छे नेचर के साथ खेलना है। कई बार हम वो भूल जाते हैं इस गेम थ्योरी के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि गेम रेफर्स टू द बिजनेस कन्फ्लिक्ट, राइट और रॉन्ग। यस सर, ये है, ये पॉसिबिलिटी है। दैट्स वाई हम ये सोचते हैं कि भाई ये कारण बन जाता है कि जहाँ पे हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को डील नहीं करते वो एक गेम थ्योरी का कंसेप्ट ले आता है बीच में, क्योंकि गेम थ्योरी हम साइकोलॉजिकल बेसिस पे नहीं खेलते, जबकि मतलब उसमें हम क्या एप्लीकेबल करते हैं, सिर्फ कॉम्पिटिटिव नेचर्स को और प्रेडिक्टिव नेचर को। जो हो गया सो हो गया, हम उसमें ये नहीं देखते कि हमारे प्रैक्टिकल इमोशंस में क्या है, मतलब हमारे प्रैक्टिकली इमोशंस क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना सही रहेगा, ऐसा हम नहीं देखते उस केस में, राइट। सो दिस इज ऑल द मेन इंपॉर्टेंट ऑफ द इंपॉर्टेंस अबाउट द गेम थ्योरी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है अगर माइंड में आपके कि सर सिर्फ यही करना है गेम थ्योरी के अंदर, तो मैं आपको ये बता देता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। हाँ जी, तो ये जब मैं बुक की बात करता हूँ तो मैंने काफ़ी हद तक सिमिलर चीज़ें आपको बता तो दी हैं एक अलग पीडीएफ से जो आपको लास्ट मोमेंट पे बतानी थी, लेकिन इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ मिनीमैक्स और मैक्सिमम प्रिंसिपल का, तो वो बहुत अच्छे सोचते हैं कि पता नहीं उसमें क्या है, तो उसमें सैडल पॉइंट जैसे आप क्रिएट करते हो ना, आप उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर आ सकते हो कि भाई सैडल पॉइंट हम ऐसे बनाते हैं, रो का जो हम मिनिमम निकालते हैं उसमें से जब हम मैक्सिमम ढूंढते हैं तो वो मेरा मैक्सिमम पॉइंट बन जाता है। जब हम कॉलम में से मैक्सिमम पॉइंट्स निकाल के यानी उसको हम सर्कल करते हैं, यानी उसको हम एक बॉक्स में बनाते हैं, तो वहाँ पे हम ये कहते हैं कि भाई जो हमारा पॉइंट सबसे मैक्सिमम हमने जो निकाले हैं उसमें से जो मिनिमम है वहाँ पे सैडल पॉइंट बनता है ना, तो जो मिनिमम है वो हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम पॉइंट। यानी रो के मिनिमम से मैक्सिमम उठाओगे तो मैक्सिमम, कॉलम के मैक्सिमम से मिनिमम उठाओगे तो मिनीमैक्स बन जाएगा। ठीक है जी, तो दीज आर द 2 पॉइंट्स। बस उसी प्रिंसिपल को आपने एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ सैडल पॉइंट, यानी आपने उसमें से मेनली कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जो आप सैडल पॉइंट निकालते टाइम करते हो। जो भी आपको पता है, जैसे कि हमने रो में से मिनिमम निकाला, फिर उसमें से मैक्सिमम उठाया, कॉलम में से मैक्सिमम निकाला, उसमें से मिनिमम लिया, और उसमें से जो देखते हैं कि सैडल पॉइंट क्या बना है,
अगर वो मैक्सिमिन इज इक्वल टू मिनीमैक्स हो गया तो वो सैडल पॉइंट है। और आपको ये भी बात पता है कि अगर सैडल पॉइंट आ गया वही आपकी वैल्यू ऑफ गेम मानी जाती है। तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर फेयर गेम क्या होता है? फेयर गेम का मतलब होता है कि जहाँ पे वैल्यू ऑफ गेम अगर जीरो आता है, यानी अगर आपके गेम का आंसर, आपके गेम की वैल्यू का आंसर जीरो आ गया, दैट इज कॉल्ड फेयर गेम। लेकिन अगर आपके वैल्यू ऑफ मतलब गेम का आंसर, वैल्यू का आंसर जो है, वैल्यू ऑफ गेम का आंसर वो जीरो नहीं आता, तो दैट इज कॉल्ड एज नॉट अ फेयर गेम। ठीक है, बाकी आपने मैक्सिमम मिनिमैक्स प्रिंसिपल में सिर्फ सैडल पॉइंट देना है। और अगर आपको ये लगता है कि सर उसने यही पूछा 10 मार्क्स में तो कैसे कवर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। बहुत से सिंपल एग्जांपल आपको ये पता है और स्टेप बाय स्टेप आपने वो एग्जांपल को भी एक्सप्लेन कर देना है, आपके बहुत अच्छे से नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा सर इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एप्लीकेशंस आती हैं, तो एप्लीकेशंस के बेसिस पे अगर आप बात करोगे तो सर OR से काफ़ी रिलेट करती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो कुल मिला के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी कि इकोनॉमिक के स्टडी पे बेसिस पे आप मतलब इकोनॉमी में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे जो मैंने इंपॉर्टेंस बताई है वही आप एप्लीकेशन में लेकर आ सकते हो, लेकिन कुछ एरिया होते हैं जैसे कि इकोनॉमिक एरिया है, पॉलिटिकल साइंस है, बिजनेस एरिया है, बायोलॉजिकल एरिया है, कंप्यूटर साइंस एरिया है, वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करके दे सकते हो। लेकिन अब क्वेश्चन एक है प्योर स्ट्रेटजी और मिक्स स्ट्रेटजी का, ये मैं अब आपको ऊपर से बता देता हूँ। आपको 5 नंबर में इसका क्वेश्चन डाल दिया जा सकता है कि सर प्योर स्ट्रेटजी और मिक्स स्ट्रेटजी में डिफरेंस क्या है। तो सर अगर हम बात करते हैं प्योर स्ट्रेटजी की, तो वो स्ट्रेटजी जिसमें सैडल पॉइंट नहीं बनता, यानी जिस गेम में सैडल पॉइंट नहीं है, मैक्सिमम इज इक्वल टू मिनीमैक्स नहीं है, वहाँ पे प्योर स्ट्रेटजी मतलब वहाँ पे वो चीज़ प्योर स्ट्रेटजी है। मतलब सॉरी, सैडल पॉइंट क्रिएट करता है जहाँ पे वो प्योर है, जहाँ पे सैडल पॉइंट नहीं क्रिएट होता वो मिक्स स्ट्रेटजी है। यानी मिनीमैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमिन हो गया, जहाँ पे वो सैडल पॉइंट अगर बन गया तो वहाँ पे हम प्योर स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे सैडल पॉइंट नहीं बना वो हम मिक्स स्ट्रेटजी कहते हैं। और दूसरी चीज़ सैडल पॉइंट तो एक मैथमेटिकल एग्जांपल हो गया ना। प्योर स्ट्रेटजी का वैसे मतलब क्या होता है कि एक पर्सन ने सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करी है एक गेम के अंदर, तो वो क्या है? प्योर। जब एक पर्सन ने एक से ज़्यादा स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करा है एक गेम को पूरा करने के लिए, उसको जीतने के लिए, दैट इज कॉल्ड मिक्स स्ट्रेटजी। क्लियर है? और बाकी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि इसके मेथड कौन कौन से लगते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। अगर आपने डिफरेंशिएट करना है तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई उसमें सैडल पॉइंट बनता है, उसमें नहीं बनता, उसमें वैल्यू ऑफ गेम वही रहती है जो सैडल पॉइंट है, इसमें नहीं है। ये सब चीज़ें वेरी कॉमन है, आप इसमें लिख सकते हो। 5 पॉइंट का आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है जी, चलिए, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गेम थ्योरी। अब बात कर लेते हैं सर क्वीनिंग थ्योरी की, क्वीनिंग मॉडल की। तो उसमें भी आपको जस्ट कॉमनली दो मेन 3 टॉपिक्स आने वाले हैं कि कब आप क्वीनिंग मॉडल यानी क्वीनिंग जो थ्योरी है वो किस सिचुएशंस में एप्लीकेबल होती है, या इसका मेन सीधा साधा इसके मतलब इसके फीचर्स या एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सो जब सर हम बात करते हैं एक फीचर या एलिमेंट्स की क्वीनिंग मॉडल के, तो ये होता क्या है पहले ये बता दीजिए सर। तो एक सिंपल सी वे में बताता हूँ कि जब आप ये देखते हो कि मेरे मतलब आप उस सिस्टम की परफॉर्मेंस को देखते हो जिस सिस्टम में वेटिंग कंसेप्ट आता है। मतलब वेटिंग क्यों क्या होता है, वेटिंग लाइंस होती हैं, राइट। जहाँ पे वेटिंग टाइम के बारे में बात की जाए या वेटिंग कितनी करनी पड़ी उसके बारे में बात की जाए, या जहाँ पे आपने ये टेस्ट करना है कि सर्विस टाइम कितना दिया जा रहा है, कितना वेट करना पड़ रहा है उसके अंदर, उस सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए आपका आता है क्वीनिंग मॉडल। और ये क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सर सबसे पहले अगर आपने ये चेक करना है कि क्वीनिंग मॉडल में क्वीनिंग थ्योरी आती है, तो क्वीनिंग थ्योरी जो बताती है वो क्या बताती है, अराइवल प्रोसेस, कि मैं किस समय आ रहा हूँ, मतलब मेरा आने का टाइम पीरियड क्या है। मतलब एक पर्सन जो हम ये देखना चाहते हैं कि भाई वेटिंग टाइम कितना ले रहा है, तो वेटिंग टाइम को चेक करने के लिए आपके कौन से फैक्टर्स होंगे सर। सबसे पहले अराइवल, कि मैं कब अराइव कर रहा हूँ वहाँ पे, मतलब जहाँ का भी मैं वेटिंग टाइम देखना चाहता हूँ, जहाँ पे भी मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने वेटिंग कितनी की है, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, मैं कब पहुँचा था उस केस में, या कब मैं वहाँ पे बैठा हूँ, कब से बैठा हूँ, कब आया था, ये सब चीज़ें। उसके बाद सर्विस ये देखनी पड़ेगी कि मैं सर्विस प्रोसेस मतलब जो मुझे सर्विस दी जा रही है वो कितनी अच्छी है। अब डॉक्टर है, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेने गए हो, बाद में डॉक्टर ने ही 1 घंटे लेट चेक किया आपको, तो वहाँ पे वेटिंग आपकी तरफ से तो हो ही गई 1 घंटा, लेकिन मेन कारण क्या था, सर्विस अच्छी नहीं थी या सर्विस प्रोसेस ज़्यादा बड़ी थी। क्लियर है? क्यू डिसिप्लिन। अब ये क्या होता है सर, सिंपल सा एग्जांपल है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सिंपल सा आपने ये पढ़ा हुआ है, राइट। सिंपल मतलब क्या है इसका, वही केस है कि सर एक लास्ट पेशेंट आया, उसको पहले देखकर बाहर निकाल दिया, व्हाट इज दिस, जो पहले वाला बंदा था वो तो वेटिंग में रह गया ना। फिर अगर आपका ऐसा डिसिप्लिन है
तो वहाँ पे हम यही कहेंगे कि भाई वेटिंग टाइम तो अच्छा नहीं है ना। फिर वेटिंग टाइम को चेक करने का तरीका आपका ये है कि आप ये भी देखो कि आपकी सर्विस कैसी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली है, उसका डिसिप्लिन कैसा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला तो नहीं है, ये देखना ज़रूरी होता है। उसके बाद क्यू कैपेसिटी कितनी है, कि भाई नंबर ऑफ वेटिंग लाइंस कितनी है, पहले ये देखो। ये नहीं कि वेटिंग लाइन का मैंने सिस्टम देखना है, ठीक है, बाद में पता चले एक जब आप मैच देखने गए हो तो वहाँ पे नंबर ऑफ वेटिंग लाइंस लग जाती हैं। तो मल्टीपल वेटिंग लाइंस अगर हैं तो उस कैपेसिटी में आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है, यानी आपको मैनेज करने की प्रॉब्लम ज़रूर रहती है कि उसे कैसे मैनेज किया जाए। यानी कुल मिला के वेटिंग अपने आप बढ़ जाएगी जब नंबर ऑफ वेटिंग लाइंस होती हैं, तो उसकी कैपेसिटी जितनी ज़्यादा उतना आपको टाइम लगेगा वेटिंग में, ये मतलब है। सिस्टम कैसा है आपका, सिस्टम मतलब क्या होता है कि भाई आप किस तरीके से आप सर्विस दे रहे हो या किस तरीके से आप हैंडल करते हो उन चीज़ों को। अब एग्जांपल डॉक्टर का दिया था तो उसने अपॉइंटमेंट दी, बाद में पता चला डॉक्टर खुद आइडल बैठा हुआ है आधे घंटे के लिए जानबूझ के, या खुद ब्रेक लेने चला गया, खुद लंच करने चला गया, यानी पेशेंट को ऐसे छोड़ के चला गया, किसी 15 मिनट में कहीं और चला गया, इधर उधर बातें करने लग गया। वहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो आपकी तरफ से तो नहीं गया वेटिंग में, पर उसकी तरफ से जाने की वजह से क्या दिख रहा है आपको, सिस्टम कन्फिग्रेशन, मतलब आपका सिस्टम अच्छा नहीं है तब। लेकिन मतलब इन शॉर्ट आपको कौन से फैक्टर को ध्यान रखना है कि कैसा सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप ये देख सको कि क्या वेटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ वो पर्सन है जो उस चीज़ को वेट में लेकर आ रहा है, या फिर ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पर्सन की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, या किसी सिस्टम कन्फिग्रेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो दिस इज आर द मेन फैक्टर जो आप बात करोगे किसके अंदर, एक क्वीनिंग थ्योरी के अंदर, क्वीनिंग मॉडल के अंदर। इसके बाद परफॉर्मेंस आप कैसे प्रोवाइड करते हो, कौन कौन से मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने पड़ते हैं। अगर आप एक मॉडल ही ऐसा यूज़ कर रहे हो जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है तो ऑफकोर्स वहाँ पे वेटिंग का कंसेप्ट आपको अलग दिखने को मिलेगा, यानी वहाँ पे वेटिंग कंसीडरेशन जो है वो अलग आएगी। ठीक है, ओके सर। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, तो सर कॉल, जहाँ जहाँ वेटिंग लाइन का कंसेप्ट होता है वहाँ वहाँ इसकी एप्लीकेबिलिटी है। सर कॉल सेंटर, यस सर, वहाँ पे भी हमें बहुत वेट करवाते हैं, राइट और रॉन्ग, उसके मॉडल को अंडरस्टैंड यानी उस थ्योरी को समझने के लिए, यानी कॉल सेंटर्स में जो लाइन्स हम लगाते हैं, मतलब ऑब्वियसली बात लाइन्स मतलब वेटिंग लाइन, मतलब जब आप फ़ोन करते हो तो वह कहते हैं ना होल्ड करके रखिएगा, तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ कॉल्ड क्यू टाइम, दिस इज़ कॉल्ड क्यू टाइम। तो उसको सिस्टम को समझने के लिए आप क्या करते हो, क्यू मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई ये वेटिंग टाइम जो है इसकी परफॉर्मेंस कैसे चलती है, इसका सिस्टम कैसा चल रहा है। यानी अगर कंपनी ये देखना चाहती है हमारा वेटिंग प्रोसीजर कैसा है, हमारी वेटिंग लाइंस कैसी हैं, हमारा वेटिंग टाइम कैसा है, तो उसके लिए वो ये इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आप ये देखोगे कि सर आप देखोगे बसेस, मतलब बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे बहुत सी ऐसी मल्टीपल लाइंस लगती हैं, मल्टीपल क्यूज लगते हैं, वहाँ पे भी ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है। जहाँ पे भी लाइंस हो, मतलब वेटिंग लाइंस ज़्यादा हो, क्यू लाइंस बनी हो, मतलब क्यू होती हो, मतलब क्यू कंसेप्ट यूज़ होता हो, यानी इन शॉर्ट कहूँ वेटिंग ज़्यादा करनी पड़े, लाइंस ज़्यादा लगी हो वेटिंग वाली, तो वो वहाँ पे आप क्यू मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो, क्यू थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हो, क्यू मॉडल थ्योरी का। तो वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी आ जाती हैं। डॉक्टर का एग्जांपल मैंने दे दिया था अपॉइंटमेंट पर्पस के लिए, वो आप इसमें दे सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग, ऑब्वियसली जहाँ पे भी प्रोजेक्ट करोगे, यहाँ पे भी प्रोसेस का काम करोगे, वहाँ पे प्रोसेस कितनी लंबी चली जाए ये भी नहीं पता होता। इंटरनेट में तो भाई बग रिपोर्ट कई बार आ जाए तो वहाँ पे वेटिंग बहुत बड़ी ज़्यादा करनी पड़ जाती है। किसी टाइम आप प्रोसेस कोई कर रहे हो और वहाँ पे कोई बग आ गया, कोई आपकी बफरिंग ज़्यादा होने लग गई, एल्गोरिथम अच्छा नहीं है, तो वेटिंग ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा होने लग जाएगी आपके बिहाफ पे, राइट। और उसके बाद रिटेल मार्केट और स्टोर मार्केट्स में आपको पता ही है, ये ऑब्वियसली ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की बात करी जाए तो सर मोबाइल नेटवर्क की बात करी जाए, डेटा नेटवर्क की बात करी जाए, तो वहाँ पे भी अगर डाटा नेटवर्क अच्छा नहीं है तो उतना ही ज़्यादा टाइम हमें लेना पड़ेगा एक काम को करने के लिए, यानी उतना ही टाइम लगेगा एक काम को पूरा करने के लिए जितना डाटा हमारा कमज़ोर होगा। अगर डेटा हमारा अच्छा है, वाईफाई लगा है, अच्छे से सिस्टम है हमारे पास, तो उतना ही हमारा जो वेटिंग कंसेप्ट है वो उतना ही कम रहेगा और उतनी जल्दी ही हम अच्छे से काम कंप्लीट कर लेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द मेन क्वेश्चंस ऑफ दीज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड दिस इज ऑल अबाउट द एंडिंग ऑफ द मैराथन। ओके, अब पहले चैप्टर की बात करी जाए तो सर वहाँ पे हमने बात करी तो है, मैंने आपको पहले बता दिया, बहुत से ऐसे कंसेप्ट हैं जो मैंने अभी इस वीडियो में अगर नहीं कवर किए हैं, या जो आपको लगता है सर जैसे पहला चैप्टर या 2-4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे माइंड में आए थे, लेकिन वो सर अभी जैसे ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट में डिफरेंस क्या है, ये वो चीज़ें तो वो मैंने ऑलरेडी आपको पहले वीडियोज़ में डाल के दिए हुए हैं।